हेलो गाइस, बढ़िया लोग है ना। अभी पढ़े स्पेशल केस 1 सेक्शन 50C। ये है किस चीज का बेटा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू SDV। shall be treated as full value of consideration। स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू होती है ना, उसको हम क्या मानते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हैं। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज capital asset, if SDV is more than 110% of consideration, then such SDV shall be treated as FVOC। सुन नहीं, केस बनाए हैं, केस 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, इसमें कितना है बेटा? 1,00,000 रुपए का, और इसकी SDV वैल्यू कितनी है? 1,07,000। 1,07,000। तो सर तब क्या होगा? और अगर यहाँ पे लिखा हो 1,00,000 और यहाँ लिखा हो 1,12,000 तो क्या होगा? बेटा मेरी बात सुनना, सेलिंग प्राइस 1,00,000 है, सेलिंग प्राइस 1,00,000 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी आ रही है? 107। मैंने बोला अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा की है, तो हम क्या मानेंगे? सर फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मानेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मानेंगे। यहाँ पे तो कम आ रही है ना सर, 10% से ज्यादा तो नहीं है, कम आ रही है, तो क्या मानेंगे? वही 1,00,000 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1,00,000। अच्छा यहाँ पे देखो 1,00,000 का 10% 110 होता है, लेकिन उससे ज्यादा है तो क्या मानेंगे? 1,12 मानेंगे। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या मानेंगे? 1,12 मानेंगे। सर बेटा यहाँ लिखा है 1,00,000, हाँ जी भाई, इस केस का बताना जरा। यहाँ पे 1,00,000 रुपए है और यहाँ पे 1,10,000 है, एग्जैक्ट वही है, तो क्या मानना है? सेलिंग वाला मानना है। क्या मानना है? सेलिंग वाला, क्योंकि उससे ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो सेलिंग क्या आएगा? सेलिंग वाला, सेलिंग वाला आएगा। इसमें भी सेलिंग वाली है, यहाँ पे सेलिंग वाला
SD भी आएगा। क्यों 70 हजार से 10% की हो? 2 लाख का 10% 20 होगा। अच्छा हाँ 20 हजार होता है ना, पागल है क्या? क्या बात समझ में आई है नहीं आई? भैया हाँ जी, हाँ। आ गया सबको समझ में? दीदी देखो 10% से अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका 10% सेलिंग प्राइस कितना है 1 लाख, इसका 10% करेंगे तो 110 होएगा। 110 1,10,000 रुपये से ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर उसके इक्विवेलेंट है तो भी वही मानी जाएगी। यहाँ पे कम आ रही थी, यहाँ पे कम आ रही थी तो सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ रही थी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सीधा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हो तो बता दो। ये हो गया। ये हो गया। एशियन ऑफिसर एसेसिंग ऑफिसर। हाँ ऐसी चीज़ होती है। ये डबल एस तो सब ये डबल एस मेरी बात सुनना जरा। अगर एसएससी जो है सेटिस्फाइड नहीं होता किस बात से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एंड ही क्लेम दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ना वो ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, देन हिज केस मे बी ट्रांसफर टू वीओ, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है। और कौन भेजता है ये? एओ भेजता है। एओ कौन? एसेसिंग ऑफिसर। इफ द वैल्यू डिटरमाइंड बाय वीओ इज मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, then VO shall be ignored। वैल्यू जो हमने VO की करी होगी ना वो इसको इग्नोर कर देंगे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन अगर VO की वैल्यू कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो VO की वैल्यू को कंसीडर करना है। समझ में आया? इसको शॉर्ट में भी लिखेंगे अभी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसने बताई होगी? ये बताई किसी बाय एओ ने, ठीक है, एसेसिंग ऑफिसर ने। अब इसको कंपेयर करा जाएगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं था तो किसके पास भेजा जाएगा? वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है, वीओ के पास। सर मुद्दा ये इन दोनों में से जो भी लेस होगा ना उसको मान लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
बस यही तो था। तो उसने लिखा पहले वाले केस में क्या लिखा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना अगर ज़्यादा आ रही है वीओ की वैल्यू से, समझ में आया? उन दोनों पॉइंटों में बस यही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू आ रही है, इन दोनों में से जो भी क्या होगी, विच एवर इज लेस। उसको क्या बोलते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या कंसिडर करते हैं उसे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बोलो समझ में आया नहीं आया? आगे सुनिएगा जरा। SDV on the date of registration on agreement, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब? ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट। क्या होता है बेटा? नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू considered on the date of registration, but if date of agreement and registration are नॉट सेम। क्या बोल रहा हूं मैं? बट डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, दोनों के दोनों सेम नहीं है। देन SSE कैन टेक stamp duty value on the date of agreement if he received consideration or part thereof up to the date of agreement, अकाउंट पे चेक कॉमा अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर electronic mode through or any electric mode through बैंक अकाउंट। बेटा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना बेसिकली क्या होता है? कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नॉर्मली कंसीडर की जाती है ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, जिस दिन हमने एग्रीमेंट करा और जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन करा दोनों सेम नहीं है, तो SSE कैन टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ रिसीव कंसिडरेशन ऑन पार्ट देयर ऑफ अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से की गई थी। देखो जी, जिस भी हम चीज़ को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा। कैसे होगा? चलता तो है सर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है सर? मैं कहता हूँ आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करी है, डेबिट कार्ड से करी है उसने, या क्रेडिट कार्ड से करी है। नेट बैंकिंग यूज करी है आपने,
या आरटीजीएस करिए या एनईएफटी करिए या आईएमपीएस कराएं या यूपीआई करिए, ठीक है, एंड क्यूआर कोड से पेमेंट की है। सर मैं ये सर बैंकिंग फैसिलिटीज हैं जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दी जाती है, और इन सारी फैसिलिटीज में आप सभी के सभी क्या कर रहे हो, बैंक से पेमेंट कर पा रहे हैं। आरटीजीएस होता है सर जिसकी पेमेंट 5 लाख रुपए से ऊपर की होती है और हाथों हाथ फंड ट्रांसफर करने होते हैं, तो उसमें आईएमपीएस की तरह होगी, आईएमपीएस की तरह होता है, वो 5 लाख से कम का होता है। एनईएफटी दीदी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी वही तरीका है। लेकिन पैसे इकट्ठे 1.5 घंटे बाद लाते हैं। सर मैं सर एक एग्जांपल लिखते हैं जरा, एक एग्जांपल लिखते हैं। मिस्टर डी एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी ऑन 16/7/2002 16/7/2002 को एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। कितने की खरीदी है? 4 रुपीज 15 लाख रुपए। ऑन 13 जनवरी 2026 he sold the property to Mr. S। मिस्टर एस को प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, ठीक है। 4 रुपीज 62 है। मिस्टर एस जो है वो पे करते हैं स्टैंप ड्यूटी, कितने रुपए की? 5,52,000 की। दैट इज 6% at the time of registration। Mr. D paid brokerage 8% of consideration calculate capital gain income of Mr. D। हो गया नहीं सर? सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर डी। प्रीवियस ईयर क्या आएगा? 25 से 26। प्रीवियस ईयर क्या आएगा? 25 से 26 आएगा। सबसे पहली बात, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ क्या आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस था 62 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी आ रही है? सर उसने पे कर रहे थे कितने? 5,52,000। अगर ये 6% की वैल्यू है तो 100% की कितनी बताना जरा। कितनी तो आ रही?
भाई सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्या ये 10% से ज़्यादा की है? हाँ तो क्या लिखेंगे? 92 लाख माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं हमारे? ब्रोकरेज कमीशन पे करिए ना उसने 1%। 1% किसका? 62 लाख का। 62 लाख का 1% कितना आता है? 6 लाख 62,000 आएगा ना? हाँ 62 आएगा 62,000। बोलो बात समझ में नहीं? सर इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 91 लाख 38,000। 91 लाख 38,000। और इसमें माइनस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने रुपए का खरीदा था भाई ये? 15 लाख और माइनस कर दो इसमें से 7,638,000। ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे यहाँ तक? स्पेशल केस 2, इसका नाम क्या है सर? एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड, इसका सेक्शन है 51। एडवांस मनी फॉरफिटेड बेसिकली ये क्या होता है बेटा? हमारा टोकन मनी होता है। सुना होगा आपने, जब घर लेने जाते हैं तो कुछ एडवांस देते हैं। बोलो हाँ या ना? जब घर लेने जाते हैं तो कुछ एडवांस देते हैं, और जितना भी हम एडवांस देते हैं वो हमारे लिए क्या होती है? टोकन मनी होती है। सर क्या वो फॉरफिट हो जाता है? और अगर हो जाता है तो क्या होगा और कैसे करेंगे? बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिएगा। सेलिंग प्राइस है 1 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही थी कितनी? 1,12,000 रुपए, और वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से कितनी आ रही थी? 1,07,000 रुपए। तो बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे हम? 1,07,000। इन दोनों में से हायर क्या आ रहा था? ये आ रहा था। इन दोनों में से लोअर क्या आ रहा है? तो 1,07,000। ये एक्स्ट्रा बात आ गई बीच में, ठीक है? If any advance money is forfeited before 1/4/2014, then it should be reduce from इसमें 3 बातें। नंबर ए, कॉस्ट of asset if assets acquired on or after 1/4/2001। बी पार्ट, fair market value as on 1/4/2001
एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज ग्रेटर देन उसकी कॉस्ट से। सी पार्ट, WDV in case of depreciable asset। depreciable asset भाई देखो, एडवांस मनी फॉरफिट को लेकर एक कहानी है कि बेटा ये 1 मार्च 2014 से पहले क्या होता था। 1 मार्च 2014 से पहले क्या होता था, तो कहता है अगर हमें कोई एडवांस मिला, टोकन मनी मिला, इफ एनी एडवांस मनी इज फॉरफिटेड, फॉरफिट कब करेंगे यार उस पैसे को, हम एक, जब वो बंदा नहीं खरीदेगा। देखो इसमें सीधा सीधा एक रूल है, क्या रूल चलता है, मेरी बात सुनना। मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, मैंने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया। कितना दे दिया? 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया। अब मैं उनसे बोलूंगा जी मैं आने वाली इस तारीख पर अपना रजिस्ट्री कराऊंगा, एक तारीख दूंगा ना उसे, 3 महीने बाद 4 महीने बाद की एक तारीख दूंगा। मान लीजिए मैंने 3 महीने बाद की उसे एक तारीख दी, और उस तारीख पे क्या होगा, दीदी मेरे को रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। अब वो तारीख जैसी आएगी, या तो मैं उस तारीख से पहले रजिस्ट्री करा लूं, चलेगा। अगर मान लो मैं उस तारीख पर रजिस्ट्री नहीं करा पाता, तो मैं उस ओनर को बोलूंगा कि भैया मैं आज नहीं करा पाऊंगा, 10 दिन बाद करा पाऊंगा, कोई रीजन है। और अगर ओनर जो है वो रीजन मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता, तो ठीक, नहीं मानता तो पता है क्या होगा, जो मैंने एडवांस दिया ना वो मेरा पैसा डूब जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। उसके पास अधिकार है उस पैसे को फॉरफिट करने का। बात समझ में ही नहीं। अब उस बंदे ने वो पैसा लिया, तो उस बंदे के पार्ट पे वो पैसा कहां पे आएगा, ठीक है, किस हेड के अंदर आएगा, क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब उस बंदे के पास 1/4/2014 से अगर पहले आता, तो उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कहां से रिड्यूस करते हैं सर, जितने का वो एसेट था, जितने का वो, मान लो मैं बोल रहा हूं 2002 में खरीदा। कब खरीदा? 2 जनवरी 2002 को वो प्लॉट खरीदा था। कितने रुपए का खरीदा था बेटा? 20 लाख रुपए का खरीदा था। 10 लाख रुपए मेरे पास एडवांस आ गया, तो अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी काउंट होगी? 10 लाख रुपए। सर मैं उसमें से कम कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया कि अगर उससे पहले की वैल्यू है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 की हमें गिवन होगी, और अगर ये ज्यादा है तो इसमें से माइनस करेंगे, और ये वाली ज्यादा होगी तो इसमें से करेंगे। दो भी ज्यादा होती है, विच एवर इज हायर उसको लेते हैं ना भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तीसरी क्या थी कि रिटर्न डाउन वैल्यू जो आती है हमारी इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, जो भी उसकी वैल्यू बची हुई आ रही होगी उसमें से माइनस करेंगे। कुछ नया है क्या इसमें? नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? सर तीनों केसेस में हमें वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना है। किस में से? जितने का खरीदा था उसमें से कर दो, या फिर अगर वो 1/4/2001 से पहले का खरीदा था तो उस टाइम की मार्केट वैल्यू और अब वाली वैल्यू दोनों में से जो भी हायर होगा उसमें से माइनस कर दो, और अगर कोई डिप्रिसिएबल एसेट थे तो उसमें से माइनस कर दो। बात समझ में आई या नहीं आई? ये टॉपिक क्लियर है? इसके बाद जरा नोट लिखिएगा। एडवांस मनी डिडक्टेड बिफोर indexation if indexation is applied।
सेकंड क्या है, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर shall not be reduced, shall not be reduced। याद रखिएगा एडवांस मनी को हम क्या करते थे, इसमें इंडेक्सेशन होने से पहले ही माइनस कर देते थे, उसके बाद जो बची वैल्यू आती थी उस पर इंडेक्सेशन लगता था। और एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर, तो उसको सर हम अब हम रिड्यूस नहीं करेंगे, प्रीवियस ओनर ने कर लिया होगा, अब हम उसको रिड्यूस नहीं करेंगे सर। उसके बाद सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 सर ये आ गया। ये क्या होता है, इफ एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड भाई मेरी बात सुनो, 1/4/2014 के बाद यानी आज की डेट में अगर आप ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा सर, देन इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स। वो किस में कैलकुलेट होगा, अदर सोर्स में कैलकुलेट होगा इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर। अगर फॉरफीचर का अमाउंट कॉस्ट ऑफ एसेट से ज्यादा है, ऐसा हो सकता है क्या, जितने रुपए का था 1 करोड़ रुपए का था। अब मेरी बात सुनो, 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट था, 10 लाख रुपए मैंने दे दिए, मैंने नहीं खरीदा, फिर इन भाई साहब ने खरीदने की कोशिश करी, इन्होंने दे दिए 30 लाख रुपए, फिर इन्होंने भी नहीं खरीदा, फिर दे दिए 60 लाख रुपए, इन्होंने भी नहीं खरीदा, फिर तुमने दे दिए 80 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। अब भाई कुल मिलाकर के क्या है, फॉरफीचर का अमाउंट क्या आ रहा है, कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है, सामान बिका ही नहीं है, तुमने फॉरफिट इतना सारा कर लिया। तो बेटा उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। फिर जब भी वो बेचेगा उसको पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं जरा, क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस 3। सेक्शन 47 following
transactions not regarded as transfer, जिसे हम बोलते हैं exempt ट्रांसफर। कुछ ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाता, यानी इसे एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना जाता है। ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय HUF to member on partition। बोलो पहली बात समझ में आई या नहीं आई? भाई हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस का पार्टीशन हो रहा है और पार्टीशन के टाइम पे हमारे पास जो भी एसेट थे हम अपने मेंबर्स में बांट रहे हैं। तो सर हमने बेचा थोड़ी ना उन्हें, हिस्से बट रहे हैं, तो सर उसको माना जाता है। दूसरी हेडिंग लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय इंडिविजुअल और HUF अंडर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स को बाय इंडिविजुअल और HUF अंडर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। आप किसी को कोई एसेट गिफ्ट में दे रहे हो तो पैसे लोगे क्या? तो सेल मानते हो उसे? नहीं, अपनी इच्छा से दे रहे हो, विल से दे रहे हो, या इनहेरिटेंस। ठीक है जी, ये सब इसी में आती हैं जी। है एक्सेप्शन क्या है? if shares allotted under ESOP and gifted to someone, then it is treated as transfer। And capital gain is applicable for computation of CG। CG मतलब समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये पूरा लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, ये जानते हो क्या? कंसिडरेशन। ठीक है जी,
ऑन डेट ऑफ गिफ्ट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स करो इसे बल्कि में, ये तब सही लगेगा। क्या सेकंड पॉइंट हो गया? सेकंड पॉइंट में क्या लिखवाया? ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी कैपिटल एसेट इंडिविजुअल को या एचयूएफ को गिफ्ट के तहत, विल के तहत, इनहेरिटेंस के तहत। तो कहता है लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है? अगर शेयर्स अलॉटेड अंडर द ईसोप है एंड गिफ्टेड टू सम, और हम क्या कर रहे हैं सर? गिफ्ट कर रहे हैं किसी को, देन इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। तो इसको हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे, और कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या मानेंगे? जिस तारीख पे हमने गिफ्ट किए थे ना, वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। ठीक है जी। शेयर्स की कौन सी वैल्यू मानी जाती है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। क्या माना जाता है? फेयर मार्केट वैल्यू। शेयर्स के जो भी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है उसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने गिफ्ट किए ऑब्वियसली फ्री में करें, ये इसकी एक्सेप्शन हो गई। सर अगला थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग 100%, होल्डिंग 100% सब्सिडरी कंपनी, बाय होल्डिंग 100% सब्सिडरी कंपनी को। एंड होल्डिंग कंपनी कौन है? इज एन इंडियन कंपनी। फोर्थ पॉइंट भी सुन लो, फिर समझाता हूं दोनों को एक साथ। यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडरी कंपनी, बाय सब्सिडरी कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी कौन है? इज एन हाँ, दोनों केसेस में ना दीदी होल्डिंग कंपनी की बात हो रहा है, नहीं ऊपर वाले में ना सब्सिडरी की बात हो रहा है। सब्सिडरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी। पहले मेरे को होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी समझानी है कौन सी होती है, बात करेंगे बेटा। वोडाफोन को तो जानते हो ना? मर्ज हुआ है। वोडाफोन कंपनी जो है
ठीक है, ये पहले कुछ और था। वोडाफोन पहले था हच। क्या था? और हच से भी पहले एक और कंपनी थी जिसका नाम था एसआर। जब इंडिया में फोन्स आए थे तो दो ही कंपनी आई थी सबसे पहले, एयरटेल भारती और एसआर। बाद में एयरटेल भारती को टेक ओवर कर लिया किसने? हच ने। और हच के बाद किसने टेक ओवर कर लिया? वोडाफोन। दीदी आपने वो देखा होगा पग डॉग, तो उसे लोग क्या कहते हैं? वोडाफोन वाला कुत्ता। वो वोडाफोन का कुत्ता नहीं है, वो हच का कुत्ता है। हच अपनी एड में उस पग को लेके आता था, तो वो बेसिकली कौन सा होता था? हच। अब हच को टेक ओवर कर लिया वोडाफोन ने। वोडाफोन ने अपने जो चलाए थे ना, जूजू चलाए थे, पता ही नहीं है। देखो जरा, वो वाइट कलर के। हाँ जी दीदी, वाइट कलर वाले। ज़ॉम्बी होते हैं, 3-4 होते थे। वो सफेद सफेद तो होते थे। याद आ रही है, अरे वो वाइट वाइट से खाने में अच्छा, वाइट से जो वो कुत्ते थे, वो स्टोरीज भी बताते थे। हाँ जी, 4 अच्छे होते थे वाइट कलर के, जो मम्मी की तरह हमारी तरह जैसे। वोडाफोन का जो लोगो था ना वो ये था बेटा। वोडाफोन अपने ऐड में इनको लेके आया था, जूजू को। ठीक है, इनकी स्टोरी ऐड बनाते थे वो, इस पे बनाते थे। ठीक है, अब देखना जरा, हच जो है अपनी ऐड बनाता था इसके साथ, समझ में आया? पग। अगर आप सर्च करोगे तो आपको वोडाफोन की जो ऐड मिलेगी ना, वो यही मिलेगी, इसके ऊपर बनी हुई होगी। ये देखो, ये बच्चा भग रहा है। देखो 2004 में। ठीक है, अरे भाई वो ट्रेन होते हैं बाहर, और ऐसे इसका पेट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई। भैया वो पिछले वाला एक्टिव है, उस वाला। दीदी ये एंड में बताएगा कि ये क्या था। Whenever you go, our network follow. ठीक है, तो इसमें ये नेटवर्क। हाँ, रीजन बीइंग अ नेटवर्क, ये आपको वैसे ही फॉलो करेगा। खैर सर, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। वोडाफोन, हच, हच से पहले एसआर। एसआर में क्या था? चिड़िया आती थी बेटा। इसमें एसआर में चिड़िया आती थी, यहाँ पे चिड़िया आती थी, यहाँ पे कुत्ता आया, यहाँ पे जूजू आया। ये 3 अलग अलग बातें हैं। अच्छा, एसआर को टेक ओवर करा किसने? हच ने। तो एसआर इज एन सब्सिडरी कंपनी। ये कौन सी कंपनी है? इसकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है? वोडाफोन। अब हच को टेक ओवर करा किसने? तो वोडाफोन इज एन, और ये कौन सी हो गई? समझ में आया? वोडाफोन की सब्सिडरी कौन? इसकी सब्सिडरी कौन? तो इसकी भी तो यही हो गई। कोई फर्क है क्या? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब जरा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ये तो मैंने आपको होल्डिंग और सब्सिडरी बताया कि होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है और सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है। वो कह रहा है कि सर पहले वाले में क्या बोल रहा है
अगर कोई कैपिटल एसेट कोई होल्डिंग कंपनी दे रही है, होल्डिंग कंपनी कोई अपना एसेट किसको दे रही है, अपनी सब्सिडरी को दे रही है, चाहे इसको दे रही है इसको दे रही है, और अगर सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, इंडियन कंपनी है, कौन सी कंपनी है, तो भाई उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। भाई मान लो तुमने एक चीज टेक ओवर कर ली, अब तुम वहां पे कह रहे हो अरे यार वहां पे ये चीज कमी है, अरे हमारे पास ये रखा हुआ है इसको उठा के बेच दो, ट्रांसफर थोड़ा ना माना जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है कि अब सब्सिडरी कंपनी के ऑफिस में कुछ सामान पड़ा होगा, वो होल्डिंग कंपनी के ऑफिस में भेज रहे हैं, और अगर होल्डिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, तो मेरे भाई उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इंडियन, अरे भाई एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम सारे, इसमें केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। समझ में आया नहीं आया, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वोडाफोन हच याद रहेगा, UNI इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। चलो ऐड समझ में आ गई हो तो ये होगा ना ट्रांसफर दोनों में, क्या ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा दीदी, एक्सेप्शंस पढ़ी है हमने, एक्सेप्शंस के अंदर थे ना हमारे 4 पॉइंट। मेरी बात सुनो, स्पेशल केस पढ़ा, वापस देखो क्या था, स्पेशल केस पढ़ा, उसमें लिखा हुआ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसमें 4 पॉइंट आए, पहला आया HUF, दूसरा आया कैपिटल एसेट, इसकी एक एक्सेप्शन थी, तीसरा पॉइंट आया याद हो गया, नहीं ये एक्सेप्शन नहीं है दीदी, ये इसके अंदर ट्रांसफर नहीं मानते। सर यहां तक ये बात हो गई हो तो बता दो। इसके अंदर एक और कहानी आती है कि प्रीवियस ओनर का केस आता है। क्या आता है? व्हाट डू यू मीन प्रीवियस ओनर? पहले का ओनर होगा, पिताजी की कोई प्रॉपर्टी होगी, बेटे को ट्रांसफर हुई, कुछ ऐसा सा। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, ये बेसिकली सेक्शन कौन सा है, 49 सब सेक्शन 1 होगा। हाँ, सेक्शन 49 सब सेक्शन 1। ये बेटा मैंने ऐसे याद करा था, 49 ईयर्स के पिताजी हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने एक लौंडे के नाम कर दी या लड़की के नाम कर दी। ठीक है, तो बेटा इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या मानेंगे? सबसे पहली बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेटे के पॉइंट से सोचिएगा जरा। बेटे ने तो खरीदी नहीं, खरीदी किसने? पापा ने, तो वही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी वही मान लेंगे। नंबर बी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किसने? इसमें लिखेंगे इनकर्ड बाय प्रीवियस ओनर एज वेल एज करंट ओनर। सर जो भी कॉस्ट है वो प्रीवियस ओनर की भी मानेंगे और करंट ओनर की भी मानेंगे, दोनों की इनकर्ड की जाएगी। ठीक है नी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मान लीजिए कोई
पिताजी ने 2 फ्लोर डलवाए, बेटे ने बाद में जब ट्रांसफर हो गई बेटे ने भी 2 फ्लोर डलवा दिए, तो पिताजी वाली भी ये मानी जाएगी और बेटे वाली भी मानी जाएगी, दोनों को कंसिडर किया जाएगा। अगली कहानी आती है पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कंसिडर करेंगे? सर ये प्रीवियस ओनर एज वेल एज प्रेजेंट, हाँ जी, एज वेल एज प्रेजेंट ओनर, दोनों का कंसिडर करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी पॉइंट है जो बेनिफिट था, बेनिफिट किस चीज का? ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन, कब का? 1/4/2001 वाला। हम जानते हैं भाई 1/4/2001 से पहले अगर कोई चीज खरीदी है तो हम 1/4/2001 वाली वैल्यू उठाते हैं, तो क्या इसमें उठाएंगे? ये अवेलेबल है, हाँ जी उठाएंगे, ठीक है सर। मैं जैसे उसमें होता सर, उठाते तब थे जब वो ज्यादा होगी, जो भी दोनों में से ज्यादा होगी, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, उसको कंसिडर करते थे हम, ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन if asset is transferred before 23/7/2024 2024 है, तो इंडेक्सेशन होता था ना, कैसे करते थे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल में वो ट्रांसफर हो रहा है उसका ईयर, डिवाइड करेंगे किससे? इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द एसेट। लिखिए एक क्वेश्चन, मिस्टर सुरेंद्र परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, कितने रुपए का? 7 लाख रुपए का, ठीक है। ऑन कितनी तारीख को खरीदा बेटा? 2 जनवरी 2002, 2 जनवरी 2000, ठीक है। He built on which 2 floor 15th December
2013, 15 दिसंबर 2013, 2 फ्लोर्स बनाए, वर्थ ₹15 लाख। भाई कितने पैसा खर्च कराएं? 15 लाख रुपए खर्च करके 2013 के अंदर उन्होंने 2 फ्लोर तैयार कर लिए। ठीक है, in the year 2015-16, 2015, in the year 2015, he transfer this property to, किसको ट्रांसफर कर दिए बेटा? He transfer this property to, किसको? रामलाल को नहीं, रामलाल नहीं, to his daughter, to his daughter Miss H. ठीक है, afterward she build another floor in 2020, worth ₹5 lakh। ठीक है जी, 5 लाख रुपए का एक फ्लोर डलवाया ना। On 13th January 2026, on 13 जनवरी 2026, she sold this house for ₹65 lakh। Stamp duty value worth ₹75 lakh। She paid brokerage 1%। She paid brokerage कितना? 1%। कैलकुलेट कैपिटल गेन। मुझे को ये बताओ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? लॉन्ग टर्म है। समझ में आया नहीं है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है भाई साहब, कैसे नहीं होगा वो? ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्या कहानी हो रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे है, यही है ना? जरा सुनिएगा। बेटा सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस एच, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस एच फॉर प्रीवियस ईयर क्या आएगा बेटा? 2025 से 26 का आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताओ जरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा?
सर सेल कंसिडरेशन कितने का था? 65 का, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 75 विच एवर इज कब, अगर 110% से ज़्यादा है, हाँ 110 का हम देखेंगे। ठीक है, तो कितनी लेंगे? 75 लाख। बोलो हाँ या ना? ये तो याद ही नहीं था सर, लिख दो इसके नीचे ये। As per section 50C, if stamp duty value ज़्यादा है 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन का, सो SDV जो होता है ट्रीटेड एज, SDV को ही क्या मान लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये मंशा थी सर इसके पीछे, 75 लाख क्यों आया? इसमें से क्या माइनस होते हैं? ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस कितने हैं बेटा? 1% ऑफ किसका? 65 लाख का, क्योंकि बेचा हमने कितने का है? 65 का। तो 65 का 1% करेंगे कितना आएगा? 65,000 आएगा सर। बताओ जरा माइनस करने के बाद कितना आएगा? 7435 ठीक है, मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है ये? ठीक है ठीक है। नेट कंसिडरेशन आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं? नेट कंसिडरेशन आ गया। माइनस का करेंगे COA। आई नहीं आएगा। कब बेचा है बेटा? बेचा कब है? क्या 23/7/2024 के बाद बेचा है? हाँ, तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कितने का खरीदा था पिताजी ने? अब बेटा मेरी बात सुनना, यहाँ पे प्लॉट कितने का था? 7 लाख रुपए। पूरा मिल जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ। फिर माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाय, किन्होंने कराई थी पहले? कितने रुपए का? बाय सेल्फ कितने की कराई? टोटल कितने का मिल जाएगा? टोटल 27 लाख रुपए माइनस कर दो इसमें से। 4375 1 2 3। इसके आगे क्या लिखेंगे? LTCG। क्या कहानी समझ में आई या नहीं आई है? मुश्किल बात थी क्या? लिखिएगा जरा। ऑन 16 September 1989 Mr. S purchase plot of land worth ₹60,000। 60,000 रुपए का प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा है। इन 1995-1996 he built a floor costing rupees, he built a floor costing rupees कितनी आ रही है? 1 लाख रुपए। उसने एक फ्लोर बना लिया, कितने का बना? 1 लाख रुपए का। आगे लिखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001
फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 रुपीज 2,70,000 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001 रुपीज 2,90,000। बोला था अबे एसटीवी क्वालिटी क्या होता है? एफएमबी 270 है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या डेट है? 1/4/2001 एफएमबी की हुई है, एलजीबी की हुई है। नहीं वो 270 है, दोनों पे अमाउंट नहीं, डेट डेट। दोनों की डेट सेम है। फेयर मार्केट वैल्यू जो आ रही है वो 270 आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आ रही है 1/4/2001 की 290 आ रही है। इसमें से हम शायद एफएमबी लेंगे ना, स्टैम्प वाली, फेयर मार्केट वैल्यू। स्टैम्प वाली। हाँ, सिर्फ सॉरी, स्टैम्प वाले लेते हैं। स्टैम्प वाली लेते हैं। क्या मैं आपको कुछ पढ़ा सकता हूँ? हाँ, आप भी आपको बताएं। सभी आप ज्ञान के सागर बने पड़े हैं। मिस्टर एस बिल्ड अनदर फ्लोर in the year 2006-2007. 2006-2007 के अंदर कोई कह रहा हूँ ठीक है, ये 20 वर्थ रुपीज 3 लाख। ठीक है, उसके बाद अरे अभी तो बेचा कहाँ है? on 25th September 2015 he died and his property transferred to his son Mr. D. Mr. D sold this property on 23 जनवरी 2026 ₹4 कोई भी अमाउंट बता दो। 70 लाख एंड पे ब्रोकरेज 2%। कैलकुलेट कैपिटल गेन। एक तारीख को अगर एसटीवी दे रखा हो तो एसटीवी दे। भाई साहब जरा मेरे को ये बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? 70 लाख माइनस ट्रांसफर के एक्सपेंस कितने के आएंगे? 2% ऑफ कितना होता है? 1,40,000। कितना बचेगा? ठीक है नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? नेट कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं सर? इसमें से अब क्या माइनस करेंगे? COA। इसमें क्या आएगा बेटा? प्लॉट आएगा। कितने रुपए का? 290 का आएगा। अब सुनो जरा, प्लॉट खरीदा 60,000 रुपए का। कब खरीदा? 1/9/2000 नहीं 1989 को, 16/9/1989 को उन्होंने प्लॉट खरीदा। कितने रुपए का? 68,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? 60,000 का खरीदा था सर, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 की कितनी दे रखी है इस प्लॉट की? 270। और सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001 की कितनी रखी है? 290। बताओ जरा इन दोनों में से क्या लेंगे?
विच एवर इज हायर लेते हैं, इसमें तो हायर डॉलर टेक की मैं वही तो बोल रहा हूँ। ले बेटा इसमें, इस केस में विच एवर इज लोअर लेते हैं। देखो पहली बात तो ये और ये, जो इन दोनों में से लोअर आ रहा होगा उसको और इसमें कंपेयर करेंगे, वो हायर लेते हैं। नहीं आया? जब खरीदा है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसमें से हायर लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसमें लोअर इन दोनों में लोअर, इसमें लोअर क्या आएगा? 270 और 60,000, विच एवर इज नहीं आया अभी भी समझ में? आ गया। सर इन दोनों में से क्या लेते हैं? लोअर, और लोअर और इसमें से क्या लेते हैं? हायर। ऐसे बना लो। तो ये तो वापस बता दो। दीदी 1/4/2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो, और उसी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो भी दोनों में से क्या होगा? लोअर। लोअर होगा, हम वो लेंगे। और लोअर और जितने का हमने खरीदा था, विच एवर इज, हायर। तो हायर लेंगे। ठीक है जी सर, माइनस करूंगा अब इसमें से क्या? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बेटा इम्प्रूवमेंट कब कब हुई है? एक आपकी ये 95-96 में जो हुई है, 95-96 में हुई है, उसको क्या करेंगे? इग्नोर। उसे क्यों? 2001 से पहले वाली, उसको इग्नोर कर दो। उसके बाद कब हुई है? 6-7 में। कितने की हुई है? 3 लाख रुपए की। इसको ही कंसिडर करेंगे। आगे कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह कराई है? बेटे ने कराई है? नहीं। 3 लाख रुपए माइनस, तो 5,70,000 इसमें से माइनस करो, ये बचेगा 63, 62, 90। क्या बोलेंगे इसे? समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? हो गया? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट और बांट देंगे। उसमें 1 2 3 4 बहुत सारा एकदम घुचड़ मुचड़ करा देंगे। नहीं नहीं, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सब कुछ हो, क्या है? सारे कॉन्सेप्ट डालो। जैसे अभी इसमें डाला था, ये 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें घूम गए, पहले वाले में ऊपर घूम रहे थे, अब इधर घूमे हैं। अब कुछ ऐसा होगा जिसमें इधर भी होगा, उधर भी होगा, और भी कुछ हो रहा होगा। नहीं, सबसे सारा डाल दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख देंगे तो वही बढ़िया रहेगी, वही वाला हाँ। सारा आ जाएगा उसमें। भैया ऐसा होता है, एक क्वेश्चन लिखिएगा जरा। हाँ कह रहे ना, कह रहे ये बोल देते मिसेस ए शर्मा, मिसेस ए, बस इतना ही, शर्मा रहना छोड़ो। मिसेस ए परचेज अ प्लॉट in 1987, in November 1987, ऐसे लिखो, नवंबर 1987, नवंबर 1987 में प्लॉट खरीदा रुपीस 6 लाख, रुपीस 6 लाख। She built a floor. She built a floor. She built floor
on 95-96 in the year 95-96 rupees 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। भाई मैंने प्लॉट कितने का खरीदा था? ऑन 1 अप्रैल 2001 फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ रही है? 4 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ रही है? 4 लाख। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या आ रही है? 5 लाख रुपए। आ गया? She sold this property to Mr. A in 2010 in 2009-10 कर लो 9-10 4 rupees 20 lakh 4 rupees 20 lakh and receive token money rupees नहीं receive token money at the rate 10%। मैंने बोला ये मिस्टर ए उनका पति है क्या? बोला मैंने। फिर मिस ए ने किसको बेची है? मिस्टर ए को बेची है। मिस्टर बी कर दो उसे, पहली बात तो मिस्टर बी कर दो, ठीक है? पति को थोड़ा बेचेगी। अच्छा, ड्यू टू सम रीजन मिस्टर बी not acquire this property, therefore token money forfeited, therefore token money अरे भाई मेरे को मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ भाई, मेरे इतने दिमाग में ठीक है नहीं? अरे कितना आसान क्यों बना रहे? इन द ईयर 2015-16 she gifted this house to Mr. S, to Mr. S ब्रैकेट में डालो हिज ग्रैंडसन एज, आगे एज लिखिएगा उसकी 20 इयर्स, फुल स्टॉप। पोते के नाम पे कर दी। अरे हो गया, उन्हें प्रॉपर्टी खरीदी है तब तो उससे पहले की रही होगी ना वो। चलो आगे आगे आगे।
मिस्टर एस बिल्ड अनदर फ्लोर वर्थ ₹15 lakh. In 2021, in 2021, ठीक है, फुल स्टॉप. ये बहुत बड़ा हो गया अभी तो और बड़ा. मिस्टर एस सोल्ड दिस प्रॉपर्टी July 2025. Mr. S sold this property to Mr. R worth ₹50 lakh. Worth ₹50 lakh. And take token money at the rate 20%. But due to some technical reason, Mr. R unable to purchase. Mr. R unable to purchase this property. Unable to purchase this property and his money also forfeited. His money also forfeited. Full stop. On 14th Feb 2026, on 14 फरवरी 2026, Mr. S sold this property. आर ने तो खरीदी नहीं ना बेचारे ने. Mr. S sold this property to Miss Vidya for rupees कितने में? प्यार में बहकर सस्ते में दे दिए 45 लाख. अरे 50 का तो पहले ही बेच रहे थे. अरे अब प्यार में बहकर बेचा है ना. उसमें डेप्रिसिएशन लग गया. लैंड भी डेप्रिसिएशन भी लगता. 45 लाख. 45 लाख हो गया. एंड पे ब्रोकरेज 1%. क्या है 45 and paid brokerage 1%. Calculate capital gain. Mrs. A ने, ध्यान सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक मिसेस थी, ओहो मैं क्या लिख रहा हूँ, मिस क्यों लिख रहा हूँ, मिसेस ए. इन्होंने एक प्लॉट खरीदा था कब? 1987 में. कितने का? 6 लाख रुपए का. सर उस प्लॉट के ऊपर उसने 95-96 में, शायद 95-96 में बनवाया. कितने का? 1.5 लाख रुपए का फ्लोर डलवा लिया और रहने लगी. कोई दिक्कत तो नहीं है. सर 1/4/2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आती है? 4 लाख आती है. उसके बाद 1 मिनट, मैंने उससे पहले बेचना भी चाहा है उसने. और 1/4/2001 को उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ है? 2009-10 में उसने बेचने की कोशिश करी. किसको? मिस्टर बी को. कितने रुपए का बेच रही थी? 20 लाख का बेच रही थी, जिस पे उसको 10% क्या मिला था? टोकन मिला. बट इसने नहीं खरीदा. ठीक है. फॉरफिट हो गया ये पैसा.
ठीक है नहीं। उसके बाद क्या हुआ है? 15-16 में बी को ट्रांसफर हुआ ओएस को ग्रैंड 2015-16 में उसने अपने ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू ग्रैंडसन मिस्टर एस। ठीक है, अब क्या होता है सर? 2021 मिस्टर एस ने एक फ्लोर डलवाया था 2021 में, 15 लाख रुपए का फ्लोर डलवा लिया। ठीक है, उसके बाद मिस्टर एस ने सोल्ड करना चाहा, किसको? जुलाई 2025 में। कितने का? कितने का? 50 लाख रुपए का, जिसपे उसको कितना मिला? 20% का टोकन मिला। तभी 20% का टोकन मिला। पता नहीं कोई भी इशू था, बंदे को पेपर में वर्क में पूरा नहीं लगा होगा। ठीक है, 20% का टोकन आया, क्या करा भाई उस 20% का? ये पैसा भी उसने फॉरफिट कर लिया। कोई दिक्कत हुई क्या? ठीक है, इसके बाद मिस्टर एस को कौन मिली? मिस वी। इसको बेच दिया गया कितने का? @ 1% की ब्रोकरेज पे। यही है ना भाई साहब? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। ये है पूरे क्वेश्चन की समरी। अभी करें? ये उतारना क्यों है? ऐसे पेपर में पूरी ऐसे आप कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? मिस्टर एस के लिए। एस के पास प्रॉपर्टी है लास्ट। सबसे पहली बात, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ जरा, कितना का बिका है? हेलो मिस वी, तुमने कितने का खरीदा था? 45 लाख का खरीदा था। सर माइनस करेंगे क्या? ट्रांसफर एक्सपेंस। कितना? 1% की कितना होता है? 45,000। 445500। इसे हम क्या बोलते हैं? नेट कंसीडरेशन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ये आ गया हमारा बेटा नेट कंसीडरेशन। अब इसके बाद क्या होगा? माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? सर प्लॉट खरीदा कितने का था? प्लॉट खरीदा था सर 6 लाख रुपए का, और सर फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख आ रही है, और इन दोनों में से क्या लेते हैं बेटा? इन दोनों में से लोअर लेते हैं, यानी 4 लाख, और इन दोनों में से हायर लेते हैं। कितना आएगा? तो 6 लाख रुपए माइनस होगा। बोलो हाँ या ना? अब अभी जरा ध्यान से एलो, फिर से सुनो। सर यहां पे उसको एक टोकन मनी मिला जो फॉरफिट हो गया था। सर ये मैंने एक डेट लिखवाई थी आपको कि इस तारीख से पहले अगर फॉरफिट होता है तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या होता है? तारीख पता है क्या वो कौन सी थी? 2016 या 12। हाँ ऐसी कुछ थी। देख के बताओ फटाफट से। 2014 एक साल 2014
1/4/2014, 1/4/2014 से पहले ही फॉरफिट हुआ है पैसा, तो क्या करते थे बेटा, उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते थे, लेस फॉरफिटेड अमाउंट। कितना फॉरफिट किया था बेटा? 20 लाख का, मतलब 2 लाख रुपए यहां से माइनस होगा तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 4 लाख रुपए आएगी। बोलो बात समझ में नहीं? ठीक है, कहां पे आएगी? 4 लाख रुपए। उसके बाद क्या होगा? माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर एक तो 95 96 में बना, उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर। सर उसके बाद इंप्रूवमेंट कब हुआ है? यहां पे मैं कह रहा हूं 2020 से 21 में हुआ है। कितने का? 15 लाख रुपए का। इसको ऐसे लिखेंगे। सर उसके बाद तो बिकी गया है, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 15 लाख रुपए, ये माइनस होंगे, 19 लाख रुपए माइनस कर दो। 19 लाख रुपए माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 20 लाख माइनस कर दो तो 24 आता ना, तो 25 लाख 25,05,5 सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स की इनकम कितनी मानी जाएगी? सर 50 लाख का 20%, 10 लाख रुपए, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आएगी उसकी। सर ये वाला जो उसने दोबारा बेचना चाहा था मिस्टर आर को और उन्होंने नहीं खरीदा, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी। तो इसमें मैंने दोनों बातें बता दी, ये फॉरफिटेड अमाउंट का पहले वाला और ये फॉरफिटेड अमाउंट का सेकंड वाला, ये दोनों आ गए हैं जी। क्या बात समझ में आ गई है नहीं आई है? कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट काफी सारी कहानियां सी आ गई। डेट याद रखनी है। फॉरफिटेड अमाउंट ये बिफोर 1/4/2014 याद रख लोगे तो याद रहेगा। ठीक है, यहीं पे लिख लो तो याद रहेगी ये बात कि 1/4/2014 से पहले वाला है, तो फिर क्या है? यहाँ से माइनस होगा और आफ्टरवर्ड। ठीक है जी। सर वो इंडेक्सेशन के लिए है, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक पूरा? पक्की बात है, बढ़िया था क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ तक आ गया? ठीक है, आगे लिखें जरा। हमने 4 पॉइंट लिखे थे बेटा, नोट्स में देखो जरा 4 ही पॉइंट लिखे हैं। 5वां पॉइंट लिखना शुरू करना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। 5वां पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं मैं आपको। कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय कैपिटल एसेट दीदी मजबूरी है ना मेरी, अमलगमेटिंग कंपनी लिखूंगा टू अमलगमेटेड कंपनी बोलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए लिख ही देता हूँ। कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी in the scheme of amalgamation हम इतनी बार नहीं पढ़ सकते हैं and
amalgamated company is an Indian company. सर पहली बात तो ये अमलगमेटिंग कंपनी कौन सी होती है और अमलगमेटेड कंपनी कौन सी होती है, और स्कीम ऑफ अमलगमेशन क्या है, सुन लो। ये अभी आप नहीं, आप थोड़ा आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे अमलगमेशन, जैसे पार्टनरशिप आपने पढ़ी, तो ऐसे ही अमलगमेशन नाम का एक चैप्टर आएगा, AS 14 उससे डील करता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तुम्हें एक बारी में समझ में आ जाएगा। दीदी एक कंपनी है राम लिमिटेड, क्या कंपनी है? एक कंपनी है सीता लिमिटेड। ये दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाई रामायण लिमिटेड। ये जो है ये इन दोनों को हम बोलते हैं और ये कौन सी है? ये अमलगमेटेड कंपनी है। ये दोनों अमलगमेटिंग कंपनी है और जो नई बनी है उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगमेटेड। ठीक है, तो ये कंपनी क्या होनी चाहिए सर? इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो हम उसको ट्रांसफर नहीं मानते। समझ में आया? सर छठा पॉइंट लिखिएगा, शेयर होल्डर ट्रांसफर शेयर ऑफ amalgamating company and receive shares of amalgamated company is not treated as ट्रांसफर। भाई अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं उसे अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं तो उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दो कंपनियां मिलकर नई कंपनी बना रहे हैं, नई कंपनी के शेयर्स तो लेंगे ना फिर, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। 7th पॉइंट लिखिएगा, कैपिटल एसेट transferred by demerged company to resulting company and resulting company is an Indian company। अब सर ये मेरे को डीमर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी समझ में नहीं आ रहा। क्या? डीमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, सुनो जरा, ये रामायण लिमिटेड थी, एक कंपनी थी रामायण लिमिटेड,
एक कंपनी थी, इसको तोड़कर दो कंपनियां बनी, इसको तोड़कर दो कंपनियां बनी, एक का नाम है लव लिमिटेड और एक का नाम है, तो रामायण लिमिटेड इज कौन सी है? और ये कौन सी है? और ये दोनों कौन सी होनी चाहिए? तो क्या बन जाएगा वो? सर में नहीं आया तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आया समझ में नहीं आया? हेलो, अच्छा लगा सर? बाय बाय, खुश कर।